नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का 9वां अध्याय। वरदान से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, जहां जाकर आप देख सकते हैं और अपने मनपसंद लेखकों की कहानियां सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। टर्म्स एंड कंडीशन आप हमारी ज्वाइन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। अब तक हमने देखा कि महामारी के कारण कमला विरजन से दूर चला जाता है, उसे इलाहाबाद पढ़ने भेज दिया जाता है तथा कमला अपने परिवार सहित श्यामाचरण बाबू के परिवार सहित मझगांव आ जाती है। किंतु कमला उसे ज़्यादा पत्र नहीं लिखता है, विरजन उसे कई पत्र लिखती है। अब आगे विरजन का 5वां पत्र। मझगांव प्यारे, तुम्हारे पत्र ने बहुत रुलाया, अब नहीं रहा जाता, मुझे बुला लो। एक बार ही देखकर चली जाऊंगी। सच बताओ, यदि मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं तो हंसी तो ना उड़ाओगे? ना जाने मन में क्या समझोगे, पर कैसे आऊं? तुम लाला जी को लिखो, खूब कहेंगे या नहीं धुन समाई है। कल चारपाई पर पड़ी थी, भोर हो गया। शीतल मंद पवन चल रहा था कि स्त्रियों के गाने का शब्द सुनाई पड़ा। स्त्रियां अनाज का खेत काटने जा रही थी। झांक कर देखा तो 10-10, 12-12 स्त्रियों का एक एक गोल था। सबके हाथों में हंसियां, कंधों पर गड्डियां बांधने की रस्सी और सिर पर भुने हुए मटर की छबड़ी थी। वे इस समय जाती थी कि कहीं 12 बजे लौटेंगी। आपस में गाती चुहले करती चली जाती थी। दोपहर तक बड़ी कुशलता रही। अचानक आकाश मेघाच्छन्न हो गया। आंधी आ गई और ओले गिरने लगे। मैंने इतने बड़े ओले गिरते ना देखे थे। आलू से बड़े और ऐसी तेजी से गिरे जैसे बंदूक से गोली। क्षण भर में पृथ्वी पर 1 फुट ऊंचा बिछावन बिछ गया। चारों तरफ से कृषक भागने लगे। गायें, बकरियां, भेड़ें सब चिल्लाती हुई पेड़ों की छाया ढूंढती फिरती थी। मैं डरी कि ना जाने तुलसा पर क्या बीती। आंखें फैलाकर देखा तो खुले मैदान में तुलसा, राधा और मोहिनी गायें दिख पड़ी। तीनों घमासान ओलों की मार में पड़े थे। तुलसा के सिर पर एक छोटी सी टोकरी थी और राधा के सिर पर एक बड़ा सा गट्ठा। मेरे नेत्रों में आंसू भर आए कि ना जाने इन बेचारों की क्या गति होगी। अकस्मात एक प्रखर झोंके ने राधा के सिर से गट्ठा गिरा दिया। गट्ठे का गिरना था कि चट तुलसा ने अपनी टोकरी उसके सिर पर औंधा दी। ना जाने उस पुष्प जैसे सिर पर कितने ओले पड़े। उसके हाथ कभी पीठ पर जाते, कभी सिर पर सहलाते। अभी 1 सेकंड से अधिक ये दशा न रही होगी कि राधा ने बिजली की भांति लपक कर गट्ठा उठा लिया और टोकरी तुलसा को दे दी। कैसा घना प्रेम था। अनर्थकारी दुर्देव ने सारा खेल बिगाड़ दिया। प्रातःकाल स्त्रियां गाती हुई जा रही थी। संध्या को घर घर शोक छाया हुआ था। कितनों के सिर लहूलुहान हो गए, कितने हल्दी पी रहे हैं। खेती सत्यानाश हो गई। अनाज बर्फ के तले दब गया। ज्वर का प्रकोप है। सारा गांव अस्पताल बना हुआ है। काशी भर का भविष्य प्रवचन प्रमाणित हुआ। होली की ज्वाला का भेद प्रकट हो गया। खेती की यह दशा और लगान उगाहा जा रहा है। बड़ी विपत्ति का सामना है। मार पीट, गाली, अपशब्द सभी साधनों से काम लिया जा रहा है। दीनों पर यह देवी को। तुम्हारी विरजन। 6ठा पत्र। मझगांव। मेरे प्राणाधिक प्रियतम, पूरे 15 दिन के पश्चात तुम्हें विरजन की सुध ली। पत्र को बारंबार पढ़ा। तुम्हारे पत्र रुलाए बिना नहीं मानता। मैं यूं भी बहुत रोया करती हूँ। तुमको किन किन बातों की सुधि दिलाऊं? मेरा हृदय ऐसा निर्बल है कि जब कभी इन बातों की ओर ध्यान जाता है तो विचित्र दशा हो जाती है। गर्मी सी लगती है। एक बड़ी व्यग्र करने वाली, बड़ी स्वादिष्ट, बहुत रुलाने वाली, बहुत दुर्दशापूर्ण वेदना उत्पन्न होती है। जानती हूँ कि तुम नहीं आ रहे और नहीं आओगे, पर बार बार द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ कि आ तो नहीं गए। कल सायंकाल यहाँ एक बड़ा चित्ताकर्षक प्रहसन देखने में आया। यह धोबियों का नाच था। 15-20 मनुष्यों का एक समुदाय। उसमें एक नवश्वेत पजामा पहने, कमर में असंख्य घंटियां बांधे, पांव में घुंघरू पहने, सिर पर लाल टोपी रखे नाच रहा था। जब पुरुष नाचता था तो मृदंग बजने लगती,
ज्ञात हुआ कि ये लोग होली का पुरस्कार मांगने आए हैं। यह जाति पुरस्कार खूब लेती है। आपके यहाँ कोई कामकाज पड़े, उन्हें पुरस्कार दीजिए, और उनके यहाँ कोई कामकाज पड़े तो भी उन्हें पारितोषिक मिलना चाहिए। ये लोग नाचते समय गीत नहीं गाते, इनका गाना ही इनकी कविता है। पेशवाज वाला पुरुष मृदंग पर हाथ रखकर एक विरहा कहता है, दूसरा पुरुष सामने से आकर उसका प्रत्युत्तर देता है, और दोनों तत्क्षण वह विरह रचते हैं। इस जाति में कवित्व शक्ति अत्यधिक है। इन विरहों को ध्यान में से सुनो तो उनमें बहुधा उत्तम कवित्व भाव प्रकट किए जाते हैं। पेशवाज वाले पुरुष ने प्रथम जो विरह रहा था उसका यह अर्थ है कि ए धोबी के बच्चों, तुम किसके द्वार पर आकर खड़े हो? दूसरे ने उत्तर दिया, अब न अकबर शाह है और न राजा भोज, अब जो है हमारे मालिक हैं, उन्हीं से मांगो। तीसरे विरह का अर्थ यह है कि याचकों की प्रतिष्ठा कम होती है, अतएव कुछ मत मांगो, गा बजाकर चलो, देने वाला बिन मांगे ही देगा। घंटे भर से ये लोग विरह कहते हैं, तुम्हें प्रीति ना होगी। उनके मुख से विरह इस प्रकार बेधड़क निकलते थे कि आश्चर्य होता था, स्यात इतनी सुगमता से वे बातें भी ना कर सकते हों। यह जाति बड़ी पियक्कड़ है, मदिरा पानी की भांति पीती है। विवाह में मदिरा, गौने से मदिरा, पंचायत में मदिरा, पूजा पाठ में मदिरा, पुरस्कार मांगोगे तो पीने के लिए, धुलाई मांगोगे तो यह कहकर कि आज पीने के लिए पैसे नहीं है। विदा होते समय बेचू धोबी ने जो विरहा कहा था वह काव्य अलंकार से भरा हुआ था। तुम्हारा परिवार इस प्रकार बड़े जैसे गंगा जी का जल, लड़के फूले फले जैसे आम का बौर, मालकिन का सुहाग सदा बने रहे जैसे धूप की हरियाली। कैसी अनोखी कविता है तुम्हारी विरजन। 7वां पत्र। मझगांव। प्यारे, एक सप्ताह तक चुप रहने की क्षमा चाहती हूँ। मुझे इस सप्ताह में तनिक भी अवकाश ना मिला। माधवी बीमार हो गई थी। पहले तो किनेन की कई पुड़ियाँ खिलाई गई, पर जब उससे लाभ ना हुआ और उसकी दशा और भी बुरी होने लगी तो वैद्य बुलाए गए। कोई 50 वर्ष की आयु होगी, नंगे पांव, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर अंगोछा रखे, हाथ में मोटा सा सोटा लिए द्वार पर आकर बैठ गए। घर के बड़े जमींदार हैं, पर किसी ने उनके शरीर पर मिर्जाई तक नहीं देखी। उन्हें इतना अवकाश ही नहीं कि अपने शरीर पालन की ओर ध्यान दे। इस मंडल में 8-10 कोस तक के लोग उन पर विश्वास करते हैं। ना वे हकीम को जाने ना डॉक्टर को। उनके हकीम डॉक्टर जो कुछ है वे दिहलू राय है। संदेशा सुनते ही आकर द्वार पर बैठ गए। डॉक्टरों की भांति नहीं कि प्रथम सवारी मांगेंगे, वह भी तेज जिसमें उनका समय नष्ट ना हो। आपके घर ऐसे बैठे रहेंगे मानो कमरे की वायु में विष भरा हुआ। रोग परिचय और औषधि का उपचार केवल 2 मिनट में समाप्त। दिहलू राय डॉक्टर नहीं है, पर जितने मनुष्यों को उनसे लाभ पहुंचता है उनकी संख्या का अनुमान करना कठिन है। वह सहानुभूति की मूर्ति हैं। उन्हें देखते ही रोगी का आधा रोग दूर हो जाता है। उनकी औषधियाँ ऐसी सुगम और साधारण होती हैं कि बिना पैसा कौड़ी मनो बटोर लाए। 3 ही दिन में माधवी चलने फिरने लगी। वस्तुतः उस वैद्य की औषधि में चमत्कार है। यहाँ इन दिनों मुगलिये धूम मचा रहे हैं। ये लोग जाड़े में कपड़े उधार दे देते हैं और चैत में दाम वसूल करते हैं। उस समय कोई बहाना नहीं सुनते। गाली गलौज, मारपीट सभी बातों पर उतर आते हैं। 2-3 मनुष्यों को बहुत मारा। राधा ने भी कुछ कपड़े लिए थे। उनके द्वार पर जाकर सब के सब गालियां देने लगे। तुलसा ने भीतर से किवाड़ बंद कर दिए। जब इस प्रकार बस ना चला तो एक मोहिनी गाय को खूंटे से खोलकर खींचते हुए ले चला। इतने में राधा दूर से आता दिखाई दिया। आते ही आते उसने लाठी का ऐसा हाथ मारा कि एक मुगलिये की कलाई लटक पड़ी। अब तो मुगलिये कुपित हुए, पैतरे बदलने लगे। राधा भी जान पर खेल गया। 3 दुष्टों को बेकार कर दिया। इतने में काशी भर ने आकर एक मुगलिये को खबर ली। दिहलू राय को मुगलियों से चिढ़ है। स्वाभिमान कहा करते कि मैंने इनके रुपए छुपा दिए, इतनों को पिटवा दिया है कि जिनका हिसाब नहीं। यह कोलाहल सुनते ही वे पहुंच गए। फिर तो सैकड़ों मनुष्य लाठियां लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने मुगलियों को भली भांति सेवा की। आशा है कि इधर आने का अब साहस न होगा। अब तो मई का मास भी बीत गया। क्यों अभी छुट्टी नहीं हुई? रात दिन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा है। नगर में बीमारी कम हो गई। हम लोग बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाएंगे। शोक, तुम इस गांव की सैर न कर सकोगे। तुम्हारी विरजन। प्रताप चंद्र को प्रयाग कॉलेज में पढ़ते 3 साल हो चुके थे। इतने काल में उसने अपने सहपाठियों को और गुरुजनों की दृष्टि में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। प्रत्येक कॉलेज के जीवन का कोई ऐसा अंग न था जहां उनकी प्रतिभा न प्रदर्शित हुई हो। प्रोफेसर उस पर अभिमान करते और छात्रगण उसे अपना नेता समझते। जिस प्रकार
क्रीड़ा क्षेत्र में उसका हस्तलाघव प्रशंसनीय था, उसी प्रकार व्याख्यान भवन में उसकी योग्यता और सूक्ष्मदर्शिता प्रमाणित थी। कॉलेज से संबंध एक मित्र सभा स्थापित की गई थी। नगर के साधारण सभ्यजन, कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रगण सब उसके सभासद थे। प्रताप इस सभा का उज्जवल चंद्र था। यहाँ देशिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते थे। प्रताप की वक्तृताएं ऐसी ओजस्विनी और तर्कपूर्ण होती थी कि प्रोफेसरों को भी उसके विचार और विषय पर आश्चर्य होता था। उसकी वक्तृता और उसके खेल दोनों ही प्रभावपूर्ण होते थे। जिस समय वह अपने साधारण वस्त्र पहने हुए प्लेटफार्म पर जाता, उस समय सभा स्थित लोगों की आंखें उसकी ओर एक टक देखने लगती और चित्त में उत्सुकता और उत्साह की तरंगे उठने लगती। उसका वाक चातुर्य, उसके संकेत और मृदुल उच्चारण, उसके अंगोपांग की गति सभी ऐसे प्रभाव पूरित होते थे मानो शारदा स्वयं उसकी सहायता करती है। जब तक वह प्लेटफार्म पर रहता, सभासदों पर मोहिनी सी छाई रहती। उसका एक एक वाक्य हृदय में बीत जाता और मुख से सहसा वाह वाह के शब्द निकल जाते। इसी विचार से उसकी वक्तृताएं प्रायः अंत में हुआ करती थी, क्योंकि बहुधा श्रोतागण उसी की वाक तीक्ष्णता का आस्वादन करने के लिए आया करते थे। उसके शब्दों और उच्चारणों में स्वाभाविक प्रभाव था। साहित्य और इतिहास उसके अन्वेषण और अध्ययन के विषय थे। जातियों की उन्नति और अवनति तथा उसके कारण और गति पर वह प्रायः विचार किया करते थे। परंतु प्रताप चंद्र उन विद्यार्थियों में से न था जिनका सारा उद्योग वक्तृता और पुस्तकों को तक ही परिमित रहता। उसके संयम और योग्यता का एक छोटा भाग जनता के लाभार्थ भी व्यय होता था और सर्वसाधारण से मिलने जुलने और काम करने की योग्यता उसे पिता से मिली थी। इन्हीं कार्यों में उसका सदोत्साह पूर्ण रीति से प्रमाणित होता था। बहुधा संध्या समय वह कीटगंज और कटरा की दुर्गंधपूर्ण गलियों में घूमता दिखाई देता, जहाँ विशेषकर नीची जाति के लोग बसते हैं। जिन लोगों की परछाई में से उच्च वर्ग तक का हिंदू भागता है, उनके साथ प्रताप टूटी घाट पर बैठकर घंटों बातें करता। यही कारण था कि इन मोहल्लों के निवासी उस पर प्राण देते थे। प्रमाद और शारीरिक सुख प्रलभ से ये दो अवगुण प्रताप चंद्र में नाम मात्र को भी ना थे। कोई अनाथ मनुष्य हो, प्रताप उसकी सहायता के लिए तैयार था। कितनी रातें उसने झोपड़ों में कर्राते हुए रोगियों के सिरहाने खड़े होकर काटी। इसी अभिप्राय से उससे जनता के लाभार्थे एक सभा भी स्थापित कर रखी थी।